और अब बात होगी, सबका हिसाब होगा मैं आज डोनाल्ड ट्रंप की, उस डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा झटका दिया है जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। डील के लिए बेचैन ट्रंप ने नेतन्याहू को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया है। महाशक्ति के बॉस ने अपने सबसे पक्के यार को दगा दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तब हैरान रह गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमले को रद्द कर दिया। ईरान के मोर्चे पर इजराइल को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अमेरिका से बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत दोनों देशों ने मिलकर के की थी, अब उसी मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को पूरी तरीके से किनारे लगा दिया है। और हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमले का अचानक से रद्द करने का फैसला सुना दिया। अब इसी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें यह भनक लगी। फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की थी, तब हर किसी को यह लगा था कि तेहरान अब चौतरफा घेर चुका है और दोनों देशों की यारी के तेवर 7वें आसमान पर थे। अब ट्रंप ने नेतन्याहू को जो धोखा दिया है उसके बारे में मैं आपको और विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं। ओमान और कतर के रास्ते कई दिनों से बैक चैनल कूटनीति चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में यह गुप्त बातचीत चल रही है। मोसाद इजरायली सुरक्षा तंत्र को भी इस सीक्रेट डील की भनक नहीं लगने दी गई है। यही धोखा हुआ है उनके साथ। और ड्राफ्ट तैयारी में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को तवज्जो नहीं मिली है। अमेरिका ने सिर्फ अपने पॉइंटर्स रखे हैं। इजरायल चाहता था कि लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल ना बनाई जाए ईरान की तरफ से, लेकिन इसे कोई तवज्जो नहीं दी गई। इजरायल के किसी भी सुझाव को इस जो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है उसमें कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया है। जो कल तक जिगरी यार थे, आज वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं और दुनिया को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बेंजामिन नेतन्याहू की ताकत दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ट्रंप ने एक ही झटके में पूरी की पूरी बाजी पलट दी और डील को अंजाम देने के लिए बेचैन डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किनारे लगा दिया है। कल तक जिस नेतन्याहू के लिए ट्रंप पूरी दुनिया से भिड़ने के लिए तैयार थे, आज उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक चुके हैं। ट्रंप का जो ये खेल शुरू हुआ है, जिसमें तेहरान भी फेल नजर आ रहा है और इजराइल दरकिनार कर दिया गया है, उसके बारे में जरा जानिए कि ईरान के विध्वंसक प्रहार के बाद ट्रंप का नेतन्याहू को सलाह सामने आती है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से बचने की सलाह नेतन्याहू को दी थी और ट्रंप ने क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को लेकर के चिंता भी जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को समझौता कराने पर और समझौता करने पर जोर दिया था, लेकिन कुछ दिनों में क्या हुआ? कुछ दिनों में जानकारी ये लगती है कि डील हो सकती है अमेरिका के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच में नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है इसमें। महीनों से ईरान के साथ डील की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ था और अब उसे थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगते हुए उम्मीद थोड़ी सी नजर इसलिए आ रही है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पोस्ट करके ये कह दिया है कि हाँ, बातचीत हो रही है, समझौता जल्द होगा। लेकिन ये कूटनीति है और युद्ध में कब पासा पलट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। व्हाइट हाउस से आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान, उनका जो एक बयान आया उससे पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को रद्द कर दिया है और ट्रंप को अपनी ग्लोबल इमेज चमकाने के लिए एक बड़ी डील की जरूरत है और इस डील के बेंजामिन नेतन्याहू की जिद आड़े आ रही थी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राहें अलग कर ली और नेतन्याहू को जस का तस उनके हाल पर छोड़ दिया। ट्रंप ने केवल हमला नहीं टाला बल्कि यह भी दावा कर दिया है कि ईरान एक नए समझौते के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। यानी जिस ईरान को घुटनों पर लाने के लिए सैन्य तैयारी थी, उसके साथ पर्दे के पीछे समझौता हो चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो अब जाकर के सामने आया है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब ट्रंप इस समझौते और हमले को टालने का ऐलान कर रहे थे, तब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इसकी हवा तक नहीं लगी, उन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। इसीलिए अमेरिका के रिपोर्ट्स ये कहती हैं, मीडिया ये कहता है कि इजराइल की तरफ से
अमेरिका की ही साफ तौर पर जासूसी की जा रही थी, क्योंकि इजराइल को कानो कान खबर ही नहीं लग रही है कि हो क्या रहा है। बैक चैनल बातचीत में आखिरकार क्या तैयारियां हो रही हैं, पॉइंट बिंदु क्या है, दुनिया भर जानती है कि बातचीत हो रही है, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। और इस बात से अमेरिका की नाराजगी भी थी, ये पश्चिमी मीडिया के दावे थे। लेकिन अमेरिका ने अपने इस सबसे बड़े सहयोगी को भरोसे में लेना तक आवश्यक नहीं समझा, और इसी घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की सुरक्षा समीक्षा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका के इस कदम से इजराइल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और आने वाले दिनों में वॉशिंगटन और यरूशलेम के रिश्तों में भी कड़वाहट देखने को मिल सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा को लेकर के इजराइल ने अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है। इजरायली पीएमओ से जारी एक ताजा बयान ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। बयान में यह कहा गया कि भले ही इजराइल इस समझौते की मेज पर मौजूद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के उस कमिटमेंट की सराहना करते हैं जो ईरान पर नकेल कसने के लिए तैयार किया गया। अब इजराइल का क्या मानना है? इजराइल का यह मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता तभी आ सकती है जब ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार बनाने से रुक जाए, बल्कि मिडिल ईस्ट में फैले अपने आतंकी प्रॉक्सी नेटवर्क को फंड देना बंद कर दे, जो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत है, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, हूती भी है, और हमास के साथ तो वो लड़ ही रहे हैं एक लंबे वक्त से। राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत की दिशा को इजराइल ने सही ठहराया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि अंतिम समझौते में इन कड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रॉक्सी पूरे तरीके से बैन होने चाहिए मिडिल ईस्ट से। लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल ईरान नहीं बनाएगा, यह भी भरोसा नेतन्याहू चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैसे कैसे पलटी मारते रहे हैं और नेतन्याहू उसकी वजह से हारते रहे, उसके बारे में जानिए। पहले आपको मैं बताती हूं 28 फरवरी को क्या हुआ। इजराइल के साथ यूएस जंग में कूद गया था, इजराइल को अकेला छोड़ दिया है और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अब एक डील कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले स्थिति क्या थी कि इजराइल को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और यही डोनाल्ड ट्रंप इनके लिए अब्राहम अकॉर्ड समझौता तक पूरे मुस्लिम कंट्रीज से करवाने के लिए तैयार थे, दुनिया भर की। लेकिन अब इजराइल को भगवान भरोसे छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं। पहली स्थिति यह थी कि अमेरिका का इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद मुहैया करवाने की रिपोर्ट्स आती थी। ईरान युद्ध में किसी भी मदद से अमेरिका इनकार कर रहा है। हालांकि बैकडोर से मदद की गई, लेकिन फिर भी वो इनकार करते हुए नजर आते हैं, और उस तरीके से मदद नहीं की गई जैसे पहले हमास से लड़ने के लिए मदद अमेरिका की तरफ से इजराइल को उपलब्ध करवाई जा रही थी। अमेरिका इजराइल में पहले गहरी दोस्ती थी, लेकिन अभी अमेरिका और इजराइल कट्टर दुश्मन बन गए हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वही लोग एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं जो आपस में दुश्मनी रखते हो। इन सब के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक वो इजराइल के पीएम है तब तक वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन इस महायुद्ध के बीच में नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका वहां से लगा जहां से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, यानी कि वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन की सत्ता में बैठे डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने इजराइल के ही होश फाख्ता कर दिए हैं। जो ट्रंप कभी नेतन्याहू के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े थे, आज उन्होंने इजराइल की उम्मीदों को बीच मझधार में छोड़ दिया है। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में संग्राम, इजराइल का काम तबाह। ट्रंप को मिला मौका, नेतन्याहू को दे दिया धोखा। ट्रंप ने बदला पासा, नेतन्याहू को मिली निराशा। इजराइल का यार गद्दार, भागने के लिए ट्रंप तैयार। ट्रंप का धोखा, नेतन्याहू को कवच से निकाल फेंका।
ईरान का प्रहार, यूएस इजराइल की दोस्ती में दरार। खाड़ी से भागे ट्रंप, इजराइल में ईरान गिराएगा बम। और चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इजराइल की आक्रामक नीति क्या अमेरिका पर अब भारी पड़ रही है? वो उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, आप ही बताइएगा कि आखिरकार अमेरिका को हुआ क्या? ये तमाम जो नीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम ये शांति समझौते का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसमें इजराइल को क्यों दरकिनार कर दिया गया अमेरिका की तरफ से अचानक से? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला इसी कार्यक्रम में कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रम्प पे, और ट्रम्प को पता है कि सबसे पहले उसकी खुद की सत्ता और खुद की जो सीट है, जो गद्दी है, वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और हमेशा रही है। तो वो जो आपने बोला कि ट्रम्प जो है कभी किसी का हुआ नहीं है, और ये सबको पता है। तो ट्रम्प ने मौका देखा, उसको पता है कि G7 मीटिंग है अगले हफ्ते। उसको ये भी पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा हाहाकार मच चुका है, और बस यही है कि ट्रम्प को थोड़ा जो है मार्केट जो है बचा रहा है, क्योंकि आपने कल भी देखा कि इलॉन मस्क का भी अनाउंसमेंट हुई है। पर दूसरा भी ट्रम्प को ये भी पता है कि नेतन्याहू जो है वो हार जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की पॉपुलैरिटी जो है, जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में बोला था कि क्योंकि इतना ज़्यादा खींच लिया तो लोग खुद भी परेशान हैं। देखिए, इसराइल ऐसा नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई है। इसराइल की इकोनॉमी बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसराइल इसलिए ज़्यादा चल रहा है क्योंकि रेमिटेंस बहुत आती है अमेरिका से, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, तो इसराइल चले जा रहा है। पर क्योंकि इसराइल की खुद की जो जितनी प्रोडक्शन थी, जितना भी काम था, वो सारा एक तरीके से स्थिर हो चुका है। तो इसराइल को भी चाहिए कि हम लोग जो है वापस जो है अपने खुद के डेवलपमेंट में आए। और बिल्कुल ये बात तो मैं शायद आपके ही किसी आपके चैनल में मैंने बोला था कि वन एक चीज़ तो बिल्कुल सर्टेन है कि आगे जाके ईरान का जो जितना भी आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जैसा था वैसा नहीं रहेगा, और ये होगा नेगोशिएशन में। आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसमें वो आएगा। तीसरी बात जो है, ट्रम्प जो है उसको अब रिपब्लिकन, जब उसने देखा कि उसका रिपब्लिकन बेस जो शुरू में कह रहा था कि बिल्कुल ईरान को आप हटा दीजिए, कुछ डेमोक्रेट्स भी थे कि बिल्कुल आपको ख़त्म करना है, और इसराइल से और इसराइली जो उनका बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनने भी बोला कि बिल्कुल फिनिश इट ऑफ। और ये फिनिश इट ऑफ तो कर नहीं सकते ना, अभी इंटरनेशनल जो है रियलिटीज़ है, और एनर्जी मार्केट जो है, जब ईरान ने बोला कि हम तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनको भी तहस नहस कर देंगे, तो इनको पता है कि ईरान जो है वो कर भी देगा। इसी चक्कर में जो है अपनी खुद की सत्ता बचाने के चक्कर में, और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है यूरोप से, GCC से, और बाकी भी एशियन कंट्री, स्पेशली आपने देखा कि साउथ कोरिया में क्या हुआ, जापान में मार्केट का क्या हुआ। तो उसको पता है कि अब जो है हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा ये बहुत ही एक वेलकम डिसीजन है। और जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स में, कहते हैं नहीं, कि समझौता दुनिया तो होना परेशान हो चाहिए। चुकी है। समझौते के खिलाफ तो मुझे लगता है दुनिया भर नहीं, क्योंकि दुनिया भर इसकी वजह से कहीं ना कुछ झेलते हुए नजर आ रही है। कर्नल मलिक, हर कोई चाहता है कि समझौता हो जाए, लेकिन जब जंग में दो देश उतरे थे तो दोनों देशों को ये समझौता करना होगा। कल के दिन पता चले अमेरिका ने समझौता कर लिया, इजराइल थमा ही नहीं, बार बार वो हमले करने शुरू कर दे। अनम्यूट करिएगा सर। Can you hear me now? जी It's already. Hello. जी जी Can you hear me, ma'am? यस। अच्छा, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, ईरान के साथ जो ये जंग चल रही है, इसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल बेचैन है समझौता करने के लिए। दिन पे दिन जैसे जैसे बीतते गए, एक दिन वो पावर पोजिशनिंग करते हैं, अगले दिन वक्तव्य बदलते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये दिन उनका हर दिन का खेल है, एवरीडे। अभी एलन मस्क साहब का जो IPO लिस्ट हुआ है, आपको तो पता ही होगा कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये सब लिंक्ड है चीजें। एक दिन वो पावर, एक दिन धमकी देते हैं, अगले दिन सॉफ्ट बोलते हैं। फ्राइडे को, थर्सडे को उन्होंने धमकी दिया कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। मैम, ये प्रोफाइल उनका एक जाना परिचित हो चुका है पिछले 3 महीनों से। चलिए, मैं दूसरी तरफ भी जाता हूं। जितना कि मेरा एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि ये सब चीजें जो दिखाई जा रही हैं, ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को उनको एक तरह से डेजर्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है।
ठीक है, क्योंकि वो बेचैन है एक समझौता करने के लिए ईरान से। अब बहुत सारे कारण इकट्ठे हो चुके हैं। अब ट्रम्प साहब एक कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जब मैं सोचता हूं बैठ के कि ऐसे कौन से कारण है ट्रम्प साहब इतने बैकफुट पर जो जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कुछ तो समझ आते हैं, बड़े एपरेंट है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है, जैसे उनके जीसीसी कंट्रीज की उनके ऊपर डिपेंडेंस है, उनका विश्वास उठना है। तीसरी चीज है उनकी रिलायबिलिटी फैक्टर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पूरा वर्ल्ड उनकी रिलायबिलिटी पे एक तरह से कोई रहा ही नहीं है। उसको तो एक तरह से 10 में से अगर स्केल करें तो 0 पा चुके ऑलमोस्ट, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ भी नहीं है, और जो कहते हैं वो तो करेंगे ही नहीं। रही बात यह है कि जो दोनों देशों के बीच में है, जो आप ड्राफ्ट की कुछ चीजें बात लीक हो रही हैं, हमको नहीं पता इस स्टेज पे कितनी वो कंफर्म्ड है, कितनी वो अभी स्पेकुलेशन में है। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पर हार्ड बार्गेनिंग चल रही है दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और या जो मध्यस्थ लोग हैं, खासकर यूरोप में जो बैठे हुए हैं, हम जब जानते हैं जिनेवा में, वो वहां पे चल तो रही है। लेकिन अगर ट्रंप साहब हॉर्मुज को एक तरह से गिव अप कर देते ईरान को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए होने वाली है। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसके अंदर सारी पनामर जितने बॉटलनेक्स है सबके इस ब्लैकमेल के लिए खुल जाएंगे अलग अलग देशों के द्वारा। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान तो चाहेगा कि हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल होने से जीसीसी कंट्रीज उसको पैसा भी देंगे, उसके सामने हाथ भी जोड़ेंगे कि माई बाप हमें बचाइए, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है और हमारे शिपिंग को जाने दीजिए, एक्सपोर्ट को जाने दीजिए। तो होगा क्या, ये सारे देश धीरे 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 अमेरिका से दूर होते चले जाएंगे। होगा क्या, ये सब ईरान के पाले में आएंगे। अब इस स्थिति को आप ये देखिए, क्या अमेरिका सहन कर पाएगा, उसका पेट्रो डॉलर बच पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो समझौते के लिए लायक बहुत हैं, परेशान काफी दिख रहे हैं, नहीं, बेचैन भी डोनाल्ड ट्रंप काफी अगर दिख रहे कुछ हैं। भी करते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि अब तो वो क्या बोलते हैं, क्या कर जाए, दुनिया भर में उनकी लायबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक नए तरीके की जंग लड़ने की शुरुआत की जा रही है कि हाँ, अमेरिका ने तो अपने आप को बाहर निकाल लिया क्योंकि छटपटाहट भी उन्हें हो रही है सबसे ज्यादा, मिड टर्म इलेक्शन जो सर पर है। हम तो बाहर निकल आए, हमने ईरान से समझौता कर लिया, अब इजराइल नहीं मान रहा तो हम क्या करें? ओपिनियंस बहुत मैटर नहीं करेंगे, टैंजिबल इनपुट्स मैटर करती हैं। ट्रम्प एंड यूएसए हैव डन फॉर इजराइल व्हाट नोबडी एवर थॉट। पिछले 28 फरवरी से अगर हम देखें, पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से, एक्चुअली 1948 से 1976 से बहुत प्रोमिसेस हुई हैं, बहुत हार्डवेयर दिए गए इजराइल को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के द्वारा, और बहुत उनको शील्ड करने की कोशिश बातों में, किताबों में, और रक्षा हथियार देते रहने में। बट ट्रम्प और उसकी गवर्नमेंट ने इजराइल को जो दिया है इन टर्म्स ऑफ एन अटैक ऑन द regime इन ईरान एंड द डिमोलिशन ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट टू हिजबुल्लाह, वो अनइमेजिनेबल है। और ट्रम्प के मीडिया के बयानात किसी दूसरे पर्पस, किसी दूसरे माइंडसेट में होते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया का, इंक्लूडिंग सम एंटी ट्रम्प अमेरिकन मीडिया और अल जजीरा एंड इट्स कोटेज, वो कुछ भी रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करें और इस तरह के ओपिनियंस दें कि ट्रम्प और इजराइल के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। नॉट रियली। ट्रम्प के इस बयान के ठीक पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने बोला था, जब ट्रम्प के अपाचे गिरने के बाद उन्होंने ईरान पे हमले किए थे, तो इजराइल ने अलग से बोला अपनी तरफ से कि वी आर नॉट हिटिंग ईरान, क्योंकि उनका 6 तारीख का या 7 तारीख का हमला जिस टारगेट के लिए था तेहरान में, वो उन्होंने टेक डाउन कर लिया था आईआरजीसी के एक सीनियर लीडर के लिए, और उसके बाद उनका काम ईरान के अंदर ऑलमोस्ट इस वॉर में खत्म हो चुका था। उन्हें जो कुछ करना है वो लेबनान में कर रहे हैं, बेरूत के साउथ में कर रहे हैं, लेटानी में कर रहे हैं, ब्यूफोर्ट में कर रहे हैं। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं जी, कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ कंपल्शंस होते हैं ओपिनियंस को स्विंग करने के लिए। बट मेरी एनालिसिस के हिसाब से मीनाक्षी, ट्रम्प का इस समय ये जो रुख है टू गेट इनटू अ ट्रूस विद ईरान, ये दूसरे कंपल्शंस की वजह से है, ना कि इजराइल को धोखा देने के लिए। इजराइल हैज गॉट मोर देन दे एवर थॉट इस रहती हुई दशक में जिसकी हम बात करें 2026 में, कि ईरान की मिलिट्री को इतना डिग्रेड या हिजबुल्ला को इतना वीक कि ये घुसते जा रहे हैं लेबनान में, और हिजबुल्ला एक आधा ड्रोन मार दे रहा है कहीं, और उसके सारे सप्लाई लाइंस इराक और सीरिया से जो आईआरजीसी भेजता रहा है पिछले कई दशकों से, उन रोड्स को उड़ा दिया गया है, उन ब्रिजेस को उड़ा दिया गया। तो इजराइल हैज गेन्ड अ लॉट आफ्टर दिस वॉर एंड ओनली कर्टसी ट्रम्प। ट्रम्प ने अपने देश को दरकिनार करके इजराइल के लिए ये किया है। और भी उनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, बचपन की खारिश को टेक ओवर करने की या ऑयल कंट्रोल करने की, कुछ उनके और भी
ग्लोबल रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने की, जिसके लिए वो बार बार बोलते हैं कि पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख के आप लोग डरिए, आगे चीजें गड़बड़ होने वाली हैं, इसको संभालिए। एंटी सेमिटिसिज्म बोलें, इंतफादा बोलें, ये चार चीजें बहुत डीप हैं, एक एनालिसिस में मीनाक्षी नहीं हो पाएगा। बट आई डोंट एग्री कि ट्रंप ने इजराइल को धोखा दे दिया या अंधेरे में रख लिया और कुछ कर लिया और खुद निकल जाएंगे। नो, दे हैव डन मच मोर देन व्हाट इजराइल एवर कुड हैव आस्क्ड फॉर। इसीलिए तो सर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी संजीव श्रीवास्तव जी रिपोर्ट्स आई जो कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से ही रिपोर्ट्स आई कि इजराइल जासूसी अब अमेरिका की करवा रहा है, तो फिर इजराइल को ये आवश्यकता क्यों पड़ गई जब शुरुआत से लेकर के आज तक अमेरिका उनको सपोर्ट दे रहा है कि आप आगे आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके बराबर से चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को अगर ऐसा कदम उठाना पड़ा तो अमेरिका कुछ तो ऐसा नया कर रहा है जिसके बारे में इजराइल को शायद भनक भी नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा कि मलिक साहब ने और साहिद साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए जो किया है वो अन्य राष्ट्रपति सिर्फ इसके बारे में सोचा करते थे, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है जो अन्य सिर्फ उसके बारे में मंसूबे रखते थे। और जैसा कि मैं आपके शोज में, आपके चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईरान की इस्लामिक रिजीम को हिट करने का, उसे कमज़ोर करने का, उसे टारगेट करने का जो मंसूबा है वो जिमी कार्टर से लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप तक सभी राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में सोचा जरूर। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक एक्सिस ऑफ इविल की स्पीच की चर्चा की थी। इसमें ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया को उन्होंने जाहिर है कि इविल बताया था, और इराक को तो उन्होंने स्वयं टारगेट किया, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में भी वो सोचा करते थे। लेकिन ये जो यूएस का एक्शन 28 फरवरी को दिखा और एक युद्ध अमेरिका ने सीधी सीधी लड़ाई लड़ी ईरान के खिलाफ, वो जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, और वो उसने वो इजराइल को और इजराइल के जो एक बहुत ही लंबे समय तक चली आ रही उसकी जो कोशिश कि वो अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उसका साथ ले, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बड़े स्कॉलर हैं प्रोफेसर जॉन शाइमर, उनके अगर विचारों को देखें तो वो तो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये जो युद्ध लड़ा ईरान के खिलाफ, वो इजराइल का युद्ध लड़ा, वो इजराइल का ही वॉर जो है वो यूएस ने लड़ा है। यूएस के जो सीधे सीधे उसके खुद के इतने बड़े इम्परेटिव्स नहीं थे जितने के इम्परेटिव इजराइल के थे। और इजराइल जाहिर है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ, और उसके बाद उसने एक युद्ध शुरू किया आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूती के खिलाफ। वो युद्ध इजराइल एक फाइनल उसका जो कल्मिनेशन है उसको कराना चाहता था, और जो ऑक्टोपस का सिर और पूरे सारे जो 13 आतंकवादी संगठनों का स्पॉन्सर, सपोर्टर जो ईरान की इस्लामिक रिजीम रही है, उसको भी हिट करना इजराइल के आतंकवाद विरोधी युद्ध का एजेंडा था। और उसमें जाहिर है कि इजराइल के विरुद्ध, ईरान के विरुद्ध सीधी सीधी कार्रवाई इजराइल स्वयं से नहीं कर सकता था, उसके लिए अमेरिका का साथ लेना आवश्यक था, और वो राष्ट्रपति ट्रंप ने वो साथ दिया। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि साहिद साहब ने कहा, बिल्कुल बड़ा उसने एक्शन लेकर के दिखाया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निसंदेह ईरान की इस्लामिक रिजीम को काफ़ी कमज़ोर किया है, और उसको बंकर्स में, डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ पर जा करके ऑपरेट करने पर मजबूर कर दिया, उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। और जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही ईरानियन जो प्रेसिडेंट ओबामा की न्यूक्लियर डील से भी वो बाहर आ गए थे, और एक बार फिर से नई तरीके की डील को नेगोशिएट करने के लिए तो उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान ही 2018 में ही JCPOA से बाहर आकर के उन्होंने संकेत दे दिए थे, और एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चला रखा था। लेकिन अब जब ईरान एक कमजोर स्थिति में, एक भारी दबाव में आ चुका है, तो वो ये चाहते हैं कि ईरान एक नई तरीके की डील करे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ईरान नई तरीके की डील करे, लेकिन इन सब के बीच में सर खबर ये खुद बासराक्षी देते हुए नजर आते हैं कि बातचीत कभी बंद ही नहीं हुई थी, हमारी बातचीत ऑन थी, और अब हम एक समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खोखर जी, तो अब क्या ये माना जाए कि हॉर्मुज में सब ठीक होने वाला है, खाड़ी में सब कुछ ठीक होने वाला है? ईरान ने शर्तें मान ली हैं या अमेरिका ने? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब और जय हिंद। मैं अपनी बात की शुरुआत बशीर बद्र साहब के शेर से करूंगा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है,
शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये बात, ये शेर जो है आज के दौरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के ऊपर फिट होता है। एक अनक्लियर ऑब्जेक्टिव लेकर एक वॉर शुरू किया गया, उस वॉर को नाम दिया गया कि हम दुनिया के अंदर शांति लाना चाहते हैं। दुनिया के अंदर शांति तो नहीं आई और नए कॉम्प्लिकेशंस आपने तैयार करा दिए। इसके बावजूद भी चलिए, ईरान 26 को भी बैठने को राजी था, 27 फरवरी को भी राजी था, आपको क्या जरूरत थी 28 फरवरी करवाने की? ये भी चलिए आपने ठीक है कर दिया। आपने 13,000 स्ट्राइक कर दी, बच्चियां मार दी, सुप्रीम लीडर मार दिए, पूरी दुनिया के अंदर आपने एक तहलका मचा दिया, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ दुनिया को ले गए, एनर्जी क्राइसिस की तरफ दुनिया को ले गए। फिर भी ईरान राजी था कि चलिए पाकिस्तान में बैठ के बात कर लेते हैं। बात हुई, बात के बाद एक तय हुआ कि चलिए हॉर्मुज़ खोलिए, हम लोग इन मुद्दे पर बात करने को तैयार है। लेकिन फिर मैं अपनी दादागिरी कहाँ ले जाऊंगा? एक ईरान यही सोच रहा, इराक, यूएस यही सोच रहा ना कि मेरी अपनी दादागिरी कहाँ खत्म हो रही है, तो मैं एक इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेड लगा दूं। मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, इस पूरे वॉर के अंदर दुनिया का ऐसा कौन सा देश था, दुनिया की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूएस और इजराइल के साथ खड़ी थी? दुनिया के लगभग हर देश ने इनके दो लोगों ने मिलकर एक बेवजह का वॉर खड़ा किया, उसको क्रिटिसाइज किया। दुनिया के लगभग देश ने इनके साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दुनिया में सब दिखता है, आप और हम। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सनकी है तो आप और हम भी सनकी हो जाएंगे। हमें भी दिख रहा है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर पाने के लिए आए थे, क्या आपने वो पाया? अभी हमारे साथियों का ईरान ने क्या गेन किया, सॉरी यूएस और इजराइल ने क्या गेन किया? यूएस इजराइल ने एक आइसोलेशन गेन किया कि पूरी दुनिया उनके ऊपर थू कर रही है, कोई उनके साथ खड़ा रहने को राजी नहीं है। पूरी दुनिया की सिंपत्ति, लगभग हर देश की सिंपत्ति, वहां की पब्लिक की सिंपत्ति आज भी ईरान के साथ है। ईरान ने स्टेबल माइंड से डे वन से जो बात कही उसके ऊपर वो खरा उतरा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं था कि मैंने घुटनों पे ला दिया हूं, मैं आज रात में सभ्यता खत्म कर दूंगा। ये सारी इसे लोकल लैंग्वेज में बकेती कहा जाता है कि आप अपनी बस सिर्फ माउथ वाटरिंग करते रहिए, बोलते रहिए, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईरान आज भी स्टेबल है। अब जब समझौता हो जाएगा तब क्या होगा? समझौता होने के बाद ईरान इस पूरे गल्फ रीजन के अंदर एक सुपर पावर बनकर आएगा, जिसने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाई, इजराइल को उसकी हैसियत याद दिलाई। ना तो वो बूट्स ऑन द ग्राउंड कर पाए, ना तो ये अफगानिस्तान था, ना लीबिया था, ना ये कोई वेनेजुएला है कि ना ये क्यूबा है। और आप इसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आप एंटर हो पाए, एक माइल भी आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंटर हो पाए। हाँ, आपके पास जो पावर थी, आप दूर खड़े रहकर स्ट्राइक करते रहे, इसको आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी का नाम दे दीजिए। लेकिन ये डर था कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा। अमेरिका ने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा रिटेलिएशन अगर कहीं से झेला है तो वो ईरान से झेला है। अफगानिस्तान के अंदर आप आसानी से चले गए, लीबिया में आप आसानी से चले गए, मादुरो को आप आसानी से उठा के ले आए, क्यूबा को आप आसानी से डरा सकते, ईरान को आप वो नहीं डरा सकते। और ईरान इससे पावरफुल होकर यहां पर निकलेगा, और जो भी शर्तें होगी, अमेरिका डेस्परेट है शर्तों को मानकर एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तभी तो वो एग्रीमेंट का मसौदा लेकर घूम रहा है, कभी पाकिस्तान के पास जा रहा है, कभी यूरोप के पास जा रहा है, कभी कतार के पास, कभी ओमान के पास कि हमारा राजीनामा करा दीजिए। आज भी ईरान ने मना किया है कि वी आर थिंकिंग अबाउट एन एग्रीमेंट, और हम उस पर अभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं। तो ईरान जो है, ईरान ने गेन किया है, इंटरनेशनल अटेंशन गेन की है, इंटरनेशनल सिंपैथी गेन की है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन गेन किया है, जो आने वाले समय के लिए ईरान को और अधिक पावरफुल बनाएगा, और ईरान विल डोमिनेट द जीसीसी रीजन। ठीक है, अभी तो फिलहाल रवि करकरा जी यही स्थिति नजर भी आ रही है। ईरान को देख करके ये लग रहा था, हर कोई ये मान रहा था कि एक तरफ से अमेरिका सुपर पावर और फिर दूसरी तरफ से नेतन्याहू इजराइल जो कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं है, वो मिल करके हमला कर रहे हैं तो ईरान को मिटा देंगे। लेकिन ईरान अभी भी खड़ा हुआ है, चाहे जैसे खड़ा हुआ है। अब अमेरिका की छटपटाहट जो है इस युद्ध से बाहर निकलने की, क्या यही वजह है कि जल्दबाजी में वो जो भी मसौदा मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेंगे ईरान की तरफ से आने वाले? देखिए, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि ट्रंप ने जो भी एक्शन लिया है और जो ईरान ने जो किया है, वो सारी दुनिया कंडेम कर रही है, और इसराइल ने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई विनर नहीं है। सब लोगों ने बेसिकली अपनी रियलिटी दिखा दी है, चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंसी हो, इसमें सब लोगों ने बहुत बुरी तरह मात खाई है।
और मेरा इसलिए टेक है क्योंकि इसराइल जितना भी उसको सपोर्ट मिल रहा था अक्टूबर 7 के बाद, और जो नेतन्याहू ने जितना काम किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है जो आपने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड को फोर्स किया जा रहा था सऊदी में, पाकिस्तान ने किसी ने नहीं साइन किया। तो अभी इसराइल की जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बहुत वीक स्पॉट में है, जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट, जहाँ पे उसने जो यूएई को सपोर्ट दिया है, वहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर में जाके वो गेन करेगा। पर अभी इसराइल को दोबारा सोचना पड़ेगा, स्पेशली नेतन्याहू का 100% है कि वो दोबारा जीत के नहीं आए। दूसरा जो है ट्रम्प का जितना भी आपको पता है, यही होता है ना मीडिया के साथ कि हम भूल जाते हैं कि जनवरी फरवरी में कितना ज़्यादा एप्स्टीन फिल्म को फाइल्स को लेके चल रहा था। और ये सबको पता है कि मोसाद के पास ऐसी इंफॉर्मेशन और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, ऐसा नहीं कि ट्रम्प अभी आप सेलिब्रेट करते थे कि ट्रम्प ने ये किया, किसी प्रेसिडेंट ने किया। जो ट्रम्प ने किया वो बहुत बुरा किया, और ट्रम्प ने जो पूरे जीसीसी और वर्ल्ड इकोनॉमी को किया, उससे कोई सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं है। और ट्रम्प जो भी करता है वो अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के करता है, बल्कि अमेरिका के लिए भी नहीं करता। जो अमेरिका को जो हार्म मिला है, जो अब जो अमेरिका आइसोलेट हो गया है, ऐसा अमेरिका हम लोगों ने कभी नहीं देखा। कि आज ना तो नेटो, ना आप G7, ना आप एनी अलायंसेस, आप क्वाड को देख लीजिए कैसे रोते हुए आए थे कि क्वाड को रिवाइव करने के लिए। तो ये जो मेरा जो टेक है, मैं आपको अपनी अपनी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा रहा हूँ, तो मुझे तीसरा जो है, अब ईरान ईरान ठीक, आप सोच रहे हैं कि आप गेन कर गए, कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली गेन किए, पर ईरान को अपनी जो, चाहे आप डोमिनेट करके सर, क्या मिलेगा? मतलब जो जीसीसी में जो आपका सऊदी के साथ जो पहले जो एक समझौता होने वाला था, मतलब अब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा जीसीसी के साथ क्रेडिबिलिटी दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए। भारत के साथ चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्म तो हुआ है, तो जितने भी जो एनर्जी इशू है, रिमेंबर कि ट्रम्प को लगा कि जो वेनेजुएला में हुआ वही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, पर वो भूल जाता है कि 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और ये जो ईरान ने जो बड़ा क्लियरली दे दिया है कि हम लोग तो आपकी ये बड़ा जो लड़ाई है उसको हम 40-45 साल से कर रहे हैं। आज अनाउंसमेंट आई है कि फ्यूनरल की तैयारी हो रही है, जो बहुत बड़ा पब्लिक एक इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन होगा वर्ल्ड से, क्योंकि ये एक फ्यूनरल भी नहीं हो पाया। तो इसी के लिए भी आप देखेंगे कि पूरी जो शिया कम्युनिटी है वो फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई विनर नहीं है। जो विनर है वो है आपकी आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, जो एआई डिफेंस टेक में जिन्होंने काम किया है। पेट्रो डॉलर आगे जाके चाहे मार्केट कैसा भी करेगा, ये सारे एनालिसिस कर रहे हैं। मैं तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में होता हूँ। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये एक फूटेगा, और बहुत बुरा फूटेगा, और अमेरिका को और बल्कि सब दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए। उसमें दूसरा जो लास्ट गेम जो है, क्योंकि मैं रेन्यूएबल एनर्जी में काम करता हूँ, दुनिया को ये पता लग गया कि हमको ऑयल एंड गैस पे बिल्कुल नहीं हम डिपेंडेंट हो सकते। हमको अलग अलग एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, और उसमें जो है जी। इंडिया लगा हुआ है, चाइना तो बहुत पहले से लगा हुआ है। तो आई थिंक ये दुनिया को बहुत बड़े, तो उसमें जो काम इस एरिया में ठीक करते है, हैं फिलहाल तो अभी उनका स्थिति बहुत ये बड़ा बनी हुई है कि अगर हॉर्मुज से कुछ और वक्त के लिए नाकेबंदी को नहीं हटाया गया तो दुनिया भर में त्राहिमाम शुरू हो जाएगा कर्नल मलिक। लेकिन इन सब के बीच में जो ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, उसी को रिपोस्ट पाकिस्तान भी कर रहा है, तो क्या हॉर्मुज में स्थिति बदलेगी? मीनाक्षी जी, वी विश कि जैसे हार्मुज पहले था 3 महीने पहले, अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ने ये ऐसा एक हथियार उसके हाथ में आ गया है जिसको वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेगा। यही बात मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अमेरिका अगर ये हथियार उसके हाथ में दे देता कि हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर खाड़ी के देशों में। और अगर ईरान ले लेता है तो इसके लिए ईरान के लिए एक मोनोपोली वाली सिचुएशन हो जाएगी, और ईरान अपनी टर्म्स के ऊपर एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि ईरान करेगा, दिक्कत इस बात से है कि ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलने की राह पर चला जाएगा कि जिसका कोई अंत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कह रहे कि बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा। देखिए मीनाक्षी जी, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं। ये ज्यादा से ज्यादा जो अभी जो सीज फायर चल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा एक लेवल अप एक्सटेंशन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका मान लेगा या ईरान मान लेगा। ज्यादा से ज्यादा वो ये कंडीशन को करेंगे, अच्छा ठीक है हम अगले दौर की बातचीत करेंगे, तब तक स्टेटस को रखा जाए, या तब तक दोनों धीरे धीरे अपने कंट्रोल में धीरे धीरे छूट दे दे। ये हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन यानी तलवारें इतनी जबरदस्ती खिंची हुई है दोनों तरफ से, इतनी जल्दी ये आइस मेल्ट होने वाली नहीं है।
और दूसरी बात ये होती है इजराइल का कनेक्शन आ जाए। देखिए इजराइल को पता है कि जिस दिन अगर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया तो इजराइल एक तरह से देखा जाए उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। समस्या इसलिए नहीं आ जाएगी कि इजराइल अपने ऊपर डिफेंड नहीं कर सकता, समस्या इसलिए आ जाएगी कि जब ईरान को आप महाशक्ति इस तरफ बना दोगे, एक रीजनल महाशक्ति, तो ईरान जब आज ये इतने एक्शन ले रहा है, कल वो किस लेवल पर आके कितने क्वांटम में जाके हिजबुल्लाह को जाके अपना सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए जिन्होंने उनको दशकों से तैयार किया है, अपने एसेट्स को कोई आदमी यूं ही नहीं जाने देगा और वो ऐसे ही तैयार नहीं होते। दूसरी बात ये है, बाब आलम मंदेब ले लीजिए, मैं कहता हूं मोनोपोली उधर भी फिर चालू हो जाएगी। ठीक है, इट में टेक 6 महीना 8 महीना साल भर, वहां भी चालू हो जाएगी। तो दुनिया के एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है देशों पर कंट्रोल करना, उन पर अपनी इच्छाएं चलाना। और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये हॉर्मुज अगर 3 महीने वाली परिस्थिति में आए तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। खासकर एशियाई देश इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनकी तो इकोनॉमी इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। रही बात यह है कि ये पूरा सिनेरियो अगर मैं देखता हूं, मैं अपनी बात को दोबारा देना चाहूंगा, कि दोबारा दोहराना इसलिए चाहूंगा कि बार बार मुझे ऐसा कोई समझ नहीं आता कि कहां है ऐसे कॉमन पॉइंट्स जहां पे दोनों समझौता करने के लिए हैंडशेक कर लेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे को एक दिन कहते हैं हम समझौता करने तैयार है, अगले दिन एक दूसरे पर मिसाइल फेंकते हैं। देखिए इजराइल उधर लेबनान के अंदर अपना कंटिन्यू किए हुए है, उसके बाद एक हफ्ते पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें फेंकी, उसके बाद आपका ये जो अपाचे गनशिप गिराया गया, उसके बाद अमेरिका कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं और सडनली अटैक कर देता है। देखिए ये अटैक काउंटर अटैक मेरे हिसाब से चलते रहेंगे, सीज फायर के दौरान भी जैसे चलते रहे आगे भी चलते रहेंगे। ओनली थिंग ये है कि शायद टॉकिंग टेबल, ये बातचीत का जो एक वर्ल्ड फोरम पे जो हमें दिखता नहीं है, टूटा हुआ लगता है, वो शायद एक्टिवली एक्टिवेट हो जाए। और वो भी एक अच्छी बात होगी कि चलो आप ये सब चीजें करते करते और आप एक दूसरे अटैक काउंटर करते करते कुछ बातों पर सहमति बना ले, वो भी अच्छी बात होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो समझौता है जिसका इतना हाइप हो रहा है, मुझे एक सीज फायर एक्सटेंशन से ज्यादा कुछ नहीं लगता, एक पॉलिश्ड सीज फायर एक्सटेंशन, दैट्स ऑल। अब देखना होगा कि ये ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी होता भी है या नहीं होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा मन बना पाए हैं या नहीं बना पाए, फिर से तो नहीं पलट जाएंगे। The ball is in Iran's court. As we are talking, जब हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी, उस वक्त आरागची इस्तांबुल में एक लेक्चर दे रहे हैं और प्रेस को फेस कर रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं एनपीटी साइन करके हमने गलती की, एनपीटी ने हमें नहीं बचाया। एनपीटी शायद आरागची ने पढ़ी नहीं है। टुमारो मॉर्निंग इज मीटिंग पुतिन और शायद उसके बाद कल शाम तक आपको कुछ सुनने को मिलेगा। द बॉल इज इन ईरान कोर्ट, तेहरान के पास पड़ी है फाइल, इसीलिए ट्रंप को अपने को एक्सप्रेशन में रोकना पड़ रहा है, बिकॉज उनको लग रहा था कि इस समय तक तो एकदम रेडी हो जाएगा। अभी जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तेहरान की, दैट इज येट टू मीट एंड आई थिंक कल वो जब पुतिन से बात कर लेंगे आरागची, उसके बाद इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीट करेगी एंड देन दे विल कम आउट विद समथिंग फाइनल। ये बहुत क्लियर है, जल्दी से आपके दर्शकों के लिए रैप अप कर सकूं बिकॉज इसका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है कि 2 फेजेस में होगा ये जो कुछ भी होगा। फेज 1 में सिर्फ ओपनिंग ऑफ ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज एंड एंडिंग ऑफ द वॉर, सिर्फ यहीं पे मुद्दा फंसा हुआ है कि एंडिंग ऑफ वॉर में लेबनान इजराइल का क्या होगा, वेदर इट बी कंटेन्ड बियॉन्ड साउथ ऑफ बेरूत या इजराइल अपना वहां पूरा खुला रखेगा कि हमारे ऊपर अगर हिजबुल्लाह कुछ भी करेगा तो ये इस सीज फायर का या एंडिंग ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ वही एक मुद्दा रह गया। बाकी एटॉमिक developments, weapons of mass destruction, long range missiles and support of proxies with the enriched uranium, ये 5 मुद्दे अगले 60 दिन में डिसाइड होने हैं। इसलिए सही कह रहे हैं हमारे को पैनलिस्ट की अभी बहुत एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, बट वी मे हियर समथिंग इन द नेक्स्ट। रह गई एक और बात जो मैं कहना चाहता, लियो टॉल्स्टॉय पढ़ा होगा आपने, वॉर एंड पीस, वॉर इज मेनी टाइम्स बेटर देन अ ब्लीडिंग पीस। और ये वॉर मुझे मेरी एनालिसिस के हिसाब से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इट वाज अ गुड थिंग। अमेरिका की मोनोपोली को एक्सपोज करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए इट वाज अ गुड थिंग। रेडिकल थॉट्स ऑफ आईआरजीसी को काउंटर करने के लिए इट वाज अ गुड थिंग। यस, वी हैव पेड सम हेवी सोशल प्राइस, कुछ एनर्जी प्रॉब्लम्स व्हिच मे कंटिन्यू, प्रॉक्सीज विल कंटिन्यू, लेकिन आईआरजीसी इज बिहाइंड। 10 साल से 15 साल वापस वो इजराइल को, ज़ायनिस्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा इस दुनिया को जैसा कि पहले दिखाता था। वहां की जो मिलिट्री हार्डवेयर कंपनीज हैं, दे आर एक्सपोज्ड। F-35 बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये कूड़ा है। इनको शोल्डर फायर मिसाइल से, चाइनीज मिसाइल से ईरान ने मार गिराया। दिस वॉर वाज गुड। मीनाक्षी, आई एम डन। जी, थैंक यू सर। संजीव जी, अभी स्थिति के हिसाब से क्या ये कहना सही होगा कि बस 10 से 15 दिन के भीतर सब कुछ हालात पूरे तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलेगी। ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई यहाँ पर कोई डील अगर होती भी है तो उसमें मैं सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में कोई बड़ी अच्छी खबर की अपेक्षा ज़रूर कर रहा हूँ। उसमें मैं आशान्वित हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, और वो चूँकि ईरान भी उससे काफ़ी दबाव में है, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी बहुत ही प्रेशर में है, चाइना और जितने भी विश्व के जो राष्ट्र जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना व्यापार करते थे, वो सभी के सभी इससे बहुत ही सीवियरली इम्पैक्टेड हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ईरान भी स्वयं सीवियरली इम्पैक्टेड है, जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट कर रखा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन के दिशा में जरूर इसमें एक बड़ी प्रगति होने की संभावना है, और जिसको कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि ये इम्पेरेटिव सभी के लिए है और ये होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अन्य विषय हैं, ऐसी संकेत हैं कि जो न्यूक्लियर के इश्यूज हैं या अन्य जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, उसके लिए आगे 60 डेज का समय इसमें रखा गया है, और उसके बाद उसमें वो बातचीत चलती रहेगी। और वो जो प्रक्रिया है वो 60 डेज तो उन्होंने जरूर रख दिया है, लेकिन वो प्रक्रिया और भी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि ये इश्यूज हैं, इतने आसानी से इस पे सहमति बनना संभव नहीं है। और जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, वो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है, वो कहीं ज़्यादा हार्ड एंड पोजिशंस ले रहे हैं पहले 28 फरवरी के पहले की जो रिजीम थी उसके बाद। तो ऐसे में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी डील करने को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में भी और अन्य जगहों पर भी है कि वो तुरंत ही डील कर लेना चाहते हैं, तुरंत एग्जिट कर लेना चाहते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं है, और अमेरिका ने ये युद्ध इजराइल के लिए ही लड़ा था, और अमेरिका इजराइल को छोड़ करके बाहर नहीं आएगा। अमेरिका किसी ऐसे पोस्टर को लेते हुए बाहर नहीं आएगा कि जिसमें कि उसे लगे कि अब उसकी तो हार हो गई है, ईरान जीत गया है, ईरान की डोमिनेशन स्थापित हो गया है, और जैसा खोखर साहब कह रहे हैं, ईरान सुपर पावर बन गया। ये अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं, जो सुन्नी जो मेजॉरिटी वाले जो राष्ट्र हैं, उनके लिए भी एक डिलेमास पैदा करेगा। चलिए ठीक है, इमरान खोखर जी से पूछ ही लेती हूँ कि इमरान खोखर जी, जितने हमले मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से दूसरी कंट्रीज पर किए गए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि बाकी तमाम कंट्री उन्हें माफ कर देंगी? देखिए मीनाक्षी जी, उन तमाम कंट्रियों के किसी भी बड़े हेड ऑफ द स्टेट ने अभी तक ईरान को न तो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उनको पता था कि ये सारे हमले जो हैं वो अमेरिकी बेसिस पे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एग्रीमेंट के अंदर या आने वाले किसी भी एग्रीमेंट के अंदर ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। रही बात GCC कंट्रीज की, तो GCC कंट्रीज भी चाहेंगी कि वो ईरान के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करे, क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं। कि एक और शेर में आपको बता दूं कि ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अमेरिका इजराइल के साथ वही कंडीशन हुई कि आपके पास जिस ऑब्जेक्टिव को आप पाने आए थे वो आपको मिला नहीं, और आपको भी यहां से बेइज्जत होकर जाना है। तो ये जो आप GCC कंट्रीज की आप बात कर रही हैं, GCC कंट्री के साथ ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज हर हाल में होंगे, लेकिन बात क्या हार जीत की नहीं हो रही है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका और इजराइल तो अपने आप का जो इलीगल ऑक्यूपायर के तौर पर आ रहे थे, वो लड़ाई उनकी अलग थी। उनकी लड़ाई ऑयल की थी, उनकी लड़ाई रिजीम चेंज करने की थी, उनकी लड़ाई एनर्जी पे कंट्रोल करने की थी, उनकी लड़ाई वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने की थी। ईरान की लड़ाई नहीं थी। ईरान की एक ही लड़ाई थी कि अगर आज ठीक है, वक्त समाप्ति की तरफ है। रवि करकरा जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटा सा रिएक्शन रवि जी। नहीं, मैं बस ये बोलना चाहता कि ट्रम्प का सबसे बड़ा थ्रेट जो रहा है और अमेरिका का रहा है हमेशा, जब भी पेट्रो डॉलर पे थ्रेट आता है तो अमेरिका पागल हो जाता है। और ये जो है, इसीलिए जो आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, कि जो GCC कंट्रीज हैं उनने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसराइल से ज़्यादा डाला है। चाहे कोई भी रिलेशनशिप है अमेरिका की इसराइल की, जो GCC कंट्रीज हैं उनने बड़े क्लियरली बोल दिया कि अगर आप ज़्यादा इसको खींचोगे तो हम लोग डीलिंग करेंगे पेट्रो डॉलर से। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है, आप आगे जाके सुनेंगे, और हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए आगे जाके कि अब इसका पेट्रो डॉलर का आगे जाके होगा क्या। तो ये मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है, और मैं पिछले 2 महीने से इसलिए बोल रहा हूँ। और ये रियलिटी है। आप लिबिया को उठा लीजिए, आप सद्दाम हुसैन को उठा लीजिए, जब भी किसी ने बोला है और थ्रेट किया है पेट्रो डॉलर को, अमेरिका ने हमेशा उसको
अटैक किया है, और यहाँ पे भी सेम बिल्कुल, सिचुएशन और हो ये गई लड़ाई है। भी तो उसी जब की सऊदी है। अरेबिया ने बोला, बिल्कुल ये लड़ाई भी उसी की है। संजीव सर, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, और रवि करकरा जी आपको भी वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।